नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 7वीं भूगोल विषय के अंतर्गत इसके पहले वायुदाब पाठ के अंतर्गत हमने वायुदाब के बारे में जानकारी प्राप्त की और इसके साथ ही साथ वायुदाब और तापमान के बीच के संबंध को हमने जाना। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम वायुदाब पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण दो मुद्दे, तापमान की पेटियां या कटिबंध और एक दूसरा जो मुद्दा है वायुदाब की पेटियां, इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस क्लास में ही नहीं, आने वाली क्लासों में भी बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जा रही है उसको अच्छे से समझिए और अच्छे से याद करिए। बहुत ही आसान मुद्दा है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है और सुनना है। तो चलिए पाठ का हम प्रारंभ करते हैं दूसरे पाठ से। यहाँ पर देखिए आप सभी, सबसे पहले ये दो चित्र बने हुए हैं, दोनों चित्रों को देखिए आप। यह जो चित्र है यह तापमान की पेटियां या तापमान पेटियां कहें, और तापमान पेटियां का दूसरा नाम है कटिबंध। यह जो दूसरा चित्र है यह है वायुदाब पेटियां। तो भूपृष्ठ पर वायुदाब की पेटियां किस प्रकार से निर्मित होती हैं और तापमान की पेटियां कौन कौन सी हैं, इन दोनों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए शुरुआत करते हैं तापमान पेटियां या कटिबंध। आप ध्यान देंगे, तापमान पेटियां कहें या कटिबंध कहें, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सबसे पहले यह जो ग्लोब बनाया हुआ है मैंने इस बोर्ड के ऊपर, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको एक बार आपको मैं रिवाइज करना चाहूँगा। यह जो मध्य की रेखा है यह विषुववृत्त है। इस मध्य की रेखा के ऊपर 23:30 अक्षांश की दूरी पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त है या कर्क रेखा, कर्क वृत्त कहें या कर्क रेखा। उसके ऊपर 66:30 की अक्षांशीय दूरी पर आर्कटिक रेखा है और 90 अंश की दूरी पर उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई है। अब हम दक्षिण गोलार्ध की तरफ चलते हैं। 23:30 की दूरी पर दक्षिणी गोलार्ध में यह जो रेखा है मकर रेखा कहलाती है या मकर वृत्त कहें। उसी तरह 66:30 की दूरी पर दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त, और यहाँ पर 90 अंश की दूरी पर दक्षिणी ध्रुव। आपको यह बात बताई गई है। अब जो महत्वपूर्ण दूसरी जानकारी है यह देखिए, 23:30 उत्तरी गोलार्ध से 23:30 दक्षिणी गोलार्ध, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो जहाँ तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उस क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण यह जो पूरा क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, इनको उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है या उष्ण ताप पेटी के नाम से जाना जाता है। अब इस 23:30 से लेकर 66:30 उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं मकर रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक या कर्क रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक, कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक का जो ये बीच का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों में न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी पड़ती है। इसलिए यह जो पूरा क्षेत्र है और यह जो पूरा क्षेत्र है इसको समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। सम का अर्थ होता है समान, शीत और उष्ण, ये तीन शब्द है, समान, शीत, उष्ण। तीनों शब्दों को एक में जोड़ा गया तो समशीतोष्ण कटिबंध। मतलब इस क्षेत्र में न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक ठंडी पड़ती है।
उसके आगे 66 अंश 30 मिनट से 90 अंश तक दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में सूर्य की किरणें अति तिरछी पड़ने के कारण तापमान बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है। इस प्रकार से इन दोनों क्षेत्रों को शीत कटिबंध के रूप में हम जानते हैं, या शीत ताप पेटी भी हम कह सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिए। अब दूसरी बात हम करते हैं। आपको बताया गया है कि जब तापमान अधिक होता है तो वायु दाब कम होता है। इसके विपरीत जब तापमान कम होगा तब वायु दाब अधिक होगा। पृथ्वी के जिन जिन भागों में तापमान कम है वहाँ पर वायु दाब अधिक है। तो वायु दाब पेटियों के निर्माण में ये तापमान पेटियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इन तापमान पेटियों के आधार पर वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं वायु दाब पेटियों की तरफ। भूपृष्ठ पर वायु दाब की पेटियों का निर्माण कैसे होता है यह जानेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चित्र पर। यह जो मध्य की रेखा है विषुवत वृत्त है। आपको बताएगा विषुवत वृत्त के पास बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। इसका कारण सूर्य की किरणों का लंबवत पड़ना होता है। तो विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र रहता है बहुत ही गर्म होता है। तो जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर तापमान कम। तो इसलिए विषुवत रेखा के 5 अंश उत्तर 5 अंश दक्षिण का जो ये क्षेत्र है यहाँ पर कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। इस पेटी को कहते हैं विषुवत वृत्तीय कम दाब पेटी। यह विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी का निर्माण होता है क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तापमान अधिक होता है। जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है उन क्षेत्रों की हवा जो है वह प्रसरित होती है, फैलती है दूर तक, और इसके साथ ही गर्म होती है। और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती जाती है और ऊपर की तरफ जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी। यह मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से लेकर 35 अंश के मध्य निर्माण होती है। यह कैसे निर्माण होती है अब हम जानेंगे। विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों में जो गर्म हवा ऊपर जाती है वो ऊपर जाने के बाद ठंडी होती है। जब हवा ऊपर जाने के बाद ठंडी हुई तो ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, और गर्म हवा हल्की होती है। इसलिए गर्म हवा ऊपर उठती है और जब हवा ऊपर जाने के बाद ठंडी हो जाती है वही गर्म हवा तो नीचे आने लगती है। तो जिन क्षेत्रों से हवा ऊपर उठी उन्हीं क्षेत्रों में नीचे नहीं आती है, वह थोड़ा इन क्षेत्रों में ध्रुवों की तरफ थोड़ा बढ़ जाती है। यहाँ की हवा दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ। और जब वो नीचे आती है तो 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जब ठंडी हवा नीचे आई तो इन भागों के जो तापमान रहते हैं वो कम हो जाते हैं। जब तापमान कम हो गया तब वायु दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस कारण से ये 25 अंश से लेकर 35 अंश अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी निर्माण होती है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए। विषुवत वृत्तीय क्षेत्रों की गर्म हवा ऊपर उठने पर तापमान कम होता है और गर्म हवा ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद भारी होती है, फिर वह धीरे धीरे नीचे आती है। नीचे कहाँ आती है, 25 अंश से 35 अंश अक्षांश के मध्य। जब ठंडी हवा नीचे आती है तो इन क्षेत्रों के जो तापमान रहते हैं कम हो जाते हैं। जब तापमान कम हो गया तो वायु दाब बढ़ जाता है। तब ये समझ गए होंगे मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी कैसे निर्माण होती है। अब हम चलते हैं उपध्रुवीय कम दाब की पेटी। दोनों गोलार्धों में 55 अंश से 65 अंश के बीच उपध्रुवीय कम दाब की पेटी निर्माण होती है। यह कैसे निर्माण होती है, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पर देखिए पृथ्वी का यह क्षेत्र वक्राकार है, मतलब कम दूरी वाला क्षेत्र है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। आप यह भी जानते हो कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो उसके साथ ही साथ पृथ्वी पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। बाहर की तरफ जो यहाँ की हवाएं बाहर की तरफ अधिक मात्रा में फेंकी जाती हैं, जिस कारण से हवा फैल जाती है। हवा फैलने के कारण यहाँ पर वायु का दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए
55 अंश से 65 अंश दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण अपकेंद्री बल जो बाहर की तरह कार्य करता है, यहाँ की हवाओं को बाहर फेंक देता है, इसलिए वायुदाब यहाँ पर कम होता है। अब हम बात करते हैं उपध्रुवीय अधिक दाब की पेटी। इन क्षेत्रों में तापमान बहुत ही अधिक कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, जिसके कारण साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है। जब तापमान कम है तो वायुदाब अधिक रहता है। इन कारणों से 80 अंश से 90 अंश अक्षांश के मध्य दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे ये विषुववृत्तीय क्षेत्रों में अधिक दाब की पेटी का निर्माण अधिक तापमान के कारण। यहाँ की हवा ऊपर गई और ठंडी होकर नीचे आई तो यहाँ पर मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी का निर्माण। यहाँ की हवा बाहर की तरफ फेंकी जाती है पृथ्वी के अच्छी गति के कारण, इसलिए इन क्षेत्रों में उपध्रुवीय कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। और यहाँ पर कम तापमान होने के कारण अधिक वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। अब थोड़ी सी बात इन दोनों में तुलना करना है हमें, क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। देखिए, यह जो कटिबंध है, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, यह पृथ्वी के गोलाकार रूप होने के कारण सूर्य के प्रकाश के तिरछा और लंबवत पड़ने के कारण ऐसी स्थिति या ऐसे कटिबंधों का निर्माण होता है। यह कटिबंध यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ है, शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में और शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में और समशीतोष्ण कटिबंध दोनों गोलार्धों में, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। इस वायुदाब पेटियों में क्या है, देखिए यहाँ पर कम वायुदाब, अधिक वायुदाब, कम वायुदाब, अधिक वायुदाब, मतलब कम अधिक ऐसा है। मतलब दोनों एक खंड खंड में है, मतलब यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर अधिक है। तो लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। अब हम थोड़ी सी और कुछ बात है इसमें, किस कटिबंध में कम दाब की पेटियां निर्माण हुई हैं। यहाँ पर देखो कम दाब की पेटी, यहाँ पर देखो कम दाब की पेटी। तो यह 55 से 65 अंश, यहाँ पे देखिए 55 से 65 अंश, मतलब इन क्षेत्रों में कम दाब की पेटी निर्माण हुआ है। इन क्षेत्रों 55 से 65 इसी भाग में आएगा इधर, और ये कम इस विषुववृत्तीय क्षेत्रों में निर्माण होता है। ये दो बात हो गई। अब इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि समदाब रेखा किसे कहते हैं। सम मतलब समान, दाब मतलब दबाव। समदाब रेखा किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हो पृथ्वी पर तापमान सभी जगहों पर समान नहीं है। जब सभी जगहों पर तापमान समान नहीं है तो सभी जगहों पर वायुदाब भी समान नहीं है। तो जिन जिन स्थानों पर समान वायुदाब है उन स्थानों को यदि एक रेखा से हम जोड़ें तो जो रेखा तैयार होगी उससे हम कहेंगे समदाब रेखा। तो समदाब रेखा की परिभाषा हम कर सकते हैं, मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने से जो रेखा तैयार होती है उसे हम समवायुदाब रेखा कहते हैं। मानचित्र में धरातल पे संभव नहीं है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मानचित्र में समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने से जो रेखाएं तैयार होती है उसे समदाब रेखा कहते हैं। इसके अलावा जो एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुदाब को हम किस इकाई में मापते हैं। वायुदाब को हम मिलीबार इकाई में मापते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है वायुदाब को किस इकाई में मापा जाता है तो आपका उत्तर होगा वायुदाब को हम मिलीबार इकाई में मापते हैं। और यदि प्रश्न कोई करता है वायुदाब को किस यंत्र से मापते हैं, किस उपकरण से मापते हैं, तो आपका उत्तर होगा वायुदाब को वायुदाब मापी से मापते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आप लोग लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। पहले ये देखिए यहाँ पे, इसे सदा ध्यान में रखो। वायुदाब को मिलीबार इकाई में मापा जाता है, वायुदाब को वायुदाब मापी द्वारा मापा जाता है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक एक नंबर के आते हैं, खाली जगह में भी आते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। और इसके अलावा वायुदाब के क्या परिणाम होते हैं। वायुदाब के 3 परिणाम यहाँ पे लिखे गए हैं, यहाँ बोर्ड पर देखिए आप। वायुदाब के परिणाम, हवाओं का निर्माण होता है।
हमेशा हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ अग्रसर होती हैं, आगे बढ़ती हैं। आंधी तूफान का निर्माण होता है, संवहनीय वर्षा की निर्मित होती है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा अगर मान लो इन क्षेत्रों में, पृथ्वी के इन क्षेत्रों में अधिक वायुदाब है, अधिक वायुदाब, और यहां पर कम वायुदाब है, तब क्या होगा? यहाँ की जो अधिक वायुदाब है कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। जब वायु आगे बढ़ती है तो हम कहते हैं हवा चल रही है, इसी को पवन कहते हैं, आप जानते होंगे। अगर यहाँ का वायुदाब बहुत अधिक है और यहाँ का बहुत ही कम है, तब यहाँ की हवाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो क्या होता है? आंधी तूफान आते हैं। इसके साथ ही साथ समुद्री क्षेत्रों की तरफ से जो मानसूनी हवाएं आती है उसके कारण वर्षा निर्माण होती है, वर्षा होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने यह सब जानकारी प्राप्त की। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, जैसे कि बताया गया है कि नीचे वाले भूपृष्ठ के नीचे वाले भाग में ऊपर से वायुमंडल के जो वायुमंडल में स्थित वायु है उसका दबाव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर स्तंभ के समान 1000 किलोग्राम हवा का भार होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।